हम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों को समझेंगे। बिना कारण के समझे आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा इस टॉपिक में, और आज के इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को। तो पहला कारण था वर्ल्ड वॉर 1 का, ये था यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ जाना। अब चलिए ये क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना, यानी यूरोप में जो शक्तिशाली देश थे प्रथम विश्व युद्ध से पहले, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। कारण क्या था? तो जैसा कि आपको पता होगा, जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 को हो चुका था। इससे पहले जर्मन जैसा कोई देश था ही नहीं। आपको ये भी पता होगा कि इस युद्ध में जर्मनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद अगर आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है जर्मनी का एकीकरण। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में 18 जनवरी 1871 में हो चुका था, यानी जर्मनी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उदित हो चुका था। अब देखिए, जैसे ही जर्मनी एक राष्ट्र बनता है, बिस्मार्क के नेतृत्व में यह काफ़ी शक्तिशाली बनता है और प्रगति करता है। इसके बाद कैसर विलियम द्वितीय यहाँ का राजा बनता है, और उसने भी जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जर्मनी भी अब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ता है और दूसरे देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करने की होड़ में वो भी लग जाता है। वो किसी भी तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लग जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, क्योंकि यूरोपीय शक्ति का संतुलन इस तरह से बिगड़ जाता है और सभी यूरोपीय देश जो उस समय पावरफुल और रेडी थे, जैसे ब्रिटेन, वो उसके आंखों में खटकने लगा था। ये जर्मनी, इटली, जो भी देश थे उस वक्त युद्ध में शामिल सभी। तो चलिए अब बाकी के कारणों को समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण था गुप्त संधि एवं गुटों का निर्माण। अब ये क्या है, इसको समझिए। इसकी शुरुआत भी बिस्मार्क ने की। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहा जाता है। अब ये क्या था? बिस्मार्क, आपको याद होगा, जर्मनी के एकीकरण कराने वाला, जर्मनी प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसी का चांसलर था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने इसका शुरुआत किया था। गुप्त संधि का मतलब होता था कोई एक देश किसी दूसरे देश या एक से ज़्यादा देश के साथ जाके समझौता कर लेता था कि अगर मुझ पर अटैक हुआ तो तुम साथ देना, अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो हम तुम्हारे लिए अपना सेना भेजेंगे। इस तरह का जो संधि होता था, इसमें खतरनाक बात यह थी कि ये आपस में ही होता था और तीसरे किसी को पता ही नहीं चलता था, इसलिए इसे गुप्त संधि कहा जाता था। यानी गोपनीय रूप से इस तरह का संधि किया जाता था, और ये खतरनाक कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण गुप्त संधियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला गुट है ट्रिपल अलायंस। ये 1882 में इसको बनाया गया था, और ये किन देशों के बीच मिलकर बना था? और ये था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, जर्मनी और इटली। ये 3 देश मिलके ये ट्रिपल अलायंस बनाया था। और इसके अलावा भी काफ़ी सारा अलायंस है, जिसके बारे में 1-2 के बारे में मैं बताऊंगा, और बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को समझना। तो देखिए, ट्रिपल अलायंस में ये तीनों देश भाग ले लिया और वही समझौता हुआ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये काफ़ी खतरनाक अलायंस था। और अगला जो गुट था वो ट्रिपल इंटेंट, जो कि 1907 ईस्वी में बना था। ये ट्रिपल अलायंस के बिल्कुल अपोजिट था। जिस तरह से ट्रिपल अलायंस में 3 देश थे, जिसमें इटली बाद में अपना पाला बदल लेता है, यानी युद्ध के दौरान इटली उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन ट्रिपल इंटेंट में जो 3 था ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया, ये तीनों काफ़ी शक्तिशाली देश। और ये 3 आपको युद्ध के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी से रिलेट करते हुए मैं बताऊंगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप जरूर लिंक चेक कीजिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण, मैं गुप्त संधि या गुट के बारे में बताया। गुट आप इसको बोल सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण गुट था, और बाकी भी एक छोटा मोटा गुट था जो कि बाद में युद्ध होता था तो एक दूसरे गुट के समर्थन में ये लोग उतरते जाता था, और इस तरह से एक युद्ध बहुत बड़ा युद्ध के रूप ले लेता था। क्योंकि जैसे ही एक गुट के एक देश पे आक्रमण होता था, दूसरा गुट वाला आ जाता था। इस चक्कर में ये युद्ध एकदम जंगल की आग की तरफ फैल जाता था। तो मैंने 2 गुट बताया, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंट। ट्रिपल अलायंस में 3 देश थे, ट्रिपल इंटेंट में भी 3 देश थे, लेकिन इटली बाद में ट्रिपल अलायंस से निकल जाता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगले कारण पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण क्या था? चलिए, प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण कारण था जर्मन और फ्रांस की शत्रुता। अब ये क्या है? जर्मनी के एकीकरण, ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो जर्मनी का पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ जर्मन और फ्रांस की शत्रुता क्या थी। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा विरोधी कौन था? फ्रांस था। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मनी को वही तोड़ मरोड़ा था। आप उस वीडियो को देखिए, जरूर आप जानेंगे। तो जर्मनी और फ्रांस में पुरानी शत्रुता थी, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता था कभी भी कि जर्मनी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बने, एक जर्मन का एकीकरण हो जर्मनी का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। बाकी चलिए अगले कारण पे चलते हैं। इस युद्ध का अगला कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो ये वर्ड बोलने में जितना ही कठिन है, समझने में उतना ही आसान है।
तो इसमें क्या था चलिए, साम्राज्यवादी और प्रतिस्पर्धा, दो वर्ड के मिलने से बना है। साम्राज्य का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता था और उसका जो साम्राज्य इस तरह से बढ़ता था। यानी अगर आप इंडिया है, बहुत सारे छोटे मोटे देश पे अगर इंडिया गुलाम बना ले उसको, तो इंडिया का साम्राज्य क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में सबसे बड़ा खिलाड़ी था ब्रिटेन। आपको पता होगा इंडिया भी ब्रिटेन के अंदर ही आता था, ब्रिटेन का ही गुलाम हम लोग थे इंडिया। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, जिसको की ज़बरदस्ती ले गया था इंडिया से, ब्रिटेन खुद के देश के लिए लड़ाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा साम्राज्यवादी खिलाड़ी था ब्रिटेन, इसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। कहा जाता है कि इसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, यानी कभी ना कभी किसी न किसी ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए देश में सूर्य उगा ही रहता था। इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इतना बड़ा साम्राज्य था इसका। दुनिया के लगभग 45% हिस्से पे ब्रिटेन का कब्जा था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा साम्राज्य था इसका। बाकी बहुत सारे देश थे जो साम्राज्यवादी रेस में बहुत ज़्यादा आगे था, लेकिन नया नया देश जो शक्तिशाली बना था, जैसे जर्मनी हो गया, ये लोग, इसके पास साम्राज्य ज़्यादा नहीं था। तो कहीं ना कहीं जर्मनी भी चाहता था, तो जर्मनी ने प्लान क्या बनाया, जिस जगह पे ये लोग कब्जा करके बैठे हुआ है उस जगह को ही अपने कंट्रोल में ले लें। जर्मनी ऐसा करने लगा और इस तरह से और मामला बिगड़ गया। तो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा यानी एक देश को दूसरे देश को गुलाम बनाने का जो होड़ था, ये भी महत्वपूर्ण कारण बन गया प्रथम विश्व युद्ध का। इधर अफ्रीका को गुलाम बनाने के लिए भी बहुत सारे यूरोपीय देश होड़ लगाए हुए थे। कुल मिला के साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण है, उम्मीद है मैंने आपको जितना भी कारण बताया आपको याद हो रहा होगा, दिमाग में एकदम छप जा रहा होगा। अगला कारण था सैन्यवाद। यानी उस वक्त जिस वक्त प्रथम विश्व युद्ध का पूरा प्लॉट तैयार हो रहा था, यानी उस ज़माने में यानी 1900 प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू होता है, 1914 से, यानी उससे पहले का ये सिनेरियो है। तो उससे पहले सैन्यवाद भी काफ़ी बढ़ गया था। यानी हर देश खुद को एक शक्तिशाली देश के रूप में बनाना चाहता था। ज़्यादातर लोग आर्मी में अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा था। खास करके इसमें भी जर्मनी बहुत आगे था। जर्मनी बहुत ज़्यादा उड़ रहा था उस ज़माने में, तो जर्मनी भी इसमें अपना सैन्य पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। साथ ही साथ बाकी देश भी कुछ कम नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा। न्यूज़पेपर तक में छापा जाता था, इफ़ दिस कैट फिट्स टू यू ज्वाइन आर्मी, यानी अगर ये टोपी आपको फिट होता है तो आप आर्मी में ज्वाइन हो जाइए। इस तरह के इश्तिहार वहाँ के न्यूज़पेपर में दिया जाता था। तो इतना ज़्यादा सैन्यवाद था उस ज़माने में। बड़े बड़े बंदूक, टैंक इस तरह का बनाने में होड़ लगा हुआ था। वैज्ञानिक भी पूरा साथ दे रहे थे अपने अपने देशों का। इस तरह से सैन्यवाद एक महत्वपूर्ण कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। अगला था उग्र राष्ट्रवाद। ये क्या है देखिए, राष्ट्रवाद, इसकी परिभाषा भी मैंने बहुत अच्छी एक शॉर्ट्स वीडियो में बना के रखा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लीजिएगा। तो राष्ट्रवाद का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि राष्ट्र के प्रति हमारी जो देशभक्ति होती है, इसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं, राष्ट्र के प्रति हमारी सोच। तो उग्र राष्ट्रवाद का मतलब था हर देश खुद को ही महान समझता था, अपने देश के लिए एकदम जान देने का जुनून और खुद के देश को किसी से कम नहीं समझने का जुनून, ये उग्र राष्ट्रवाद था। और इसमें भी जर्मनी बहुत आगे था। जर्मनी उग्र राष्ट्रवाद के मामला में भी बहुत आगे था। जर्मनी का जो कैसर विलियम द्वितीय था, ये भी एकदम उग्र राष्ट्रवादी था। ये जर्मनी को किसी से कम नहीं समझता था और एकदम खुद के देशों को हमेशा युद्ध में झोंकने के लिए तैयार, वहाँ की जनता भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार। इस तरह का सिनेरियो बना हुआ था, सिर्फ जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप में। प्रथम विश्व युद्ध का अगला कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बनता है, राष्ट्र संघ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बनता है, जो कि अभी भी काम करता है। तो इस तरह का संगठन उस वक्त नहीं था। यानी युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय मामला में अगर कोई विवाद होता तो उसको कैसे हल किया जाए, इसका कोई उपाय नहीं था उस वक्त। अभी बहुत सारा बन गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। हर देश अपना मन का करता था, जो मन में आया वो देश वो करने के लिए स्वतंत्र था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का। जनमत एवं समाचार पत्र, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध के होने का। समाचार पत्रों में भी दूसरे देश की बुराई जमकर की जाती थी और वहाँ का जो लोग था वो भी देश प्रेम में एकदम अंधे मग्न थे, अपने देश के लिए जान न्यौछावर और दूसरे देश को मारने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार। इस तरह का सिनेरियो बन चुका था यूरोप में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अखबार, न्यूज़पेपर, इसमें बहुत तरीके से उग्र राष्ट्रवादी तत्व को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब चलिए प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण को समझते हैं। तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंट की हत्या। अब चलिए ये क्या था, तो ऑस्ट्रिया का जो युवराज था आर्क ड्यूक कहा जाता था, जिसको राजघराने का जो शाही खून होता था उसको ड्यूक कहा जाता था। यानी कुल मिला के ये राजकुमार था ऑस्ट्रिया का। अब क्या होता है, 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ, यानी ब्लैक हैंड ही बोला जाता है हिंदी में अनुवाद करके, इसको काला हाथ इतिहास की पुस्तकों में लिख दिया जाता है। लेकिन
संगठन का नाम था ब्लैक हैंड। इसके 8 लोग, कुल मिला के 4 या 8 लोग थे जिन्होंने ड्यूक की हत्या कर दी। अब इससे क्या हुआ, इसकी हत्या में सर्बिया का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच नहीं जमता था और सर्बिया का सही में हाथ था इसको मरवाने में। तो इसलिए यही कारण था कि कुछ दिन बाद ऑस्ट्रिया सर्बिया को बोलता है कि इस युद्ध के संबंध में बात करें, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो सर्बिया ऐसा करने से ऑस्ट्रिया की मांगों को ठुकरा देता है और अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है, और जिससे क्या होता है, ऑस्ट्रिया सर्बिया पे अटैक कर देता है। और जैसे ही सर्बिया पे अटैक करता है, सर्बिया के समर्थक देश सामने आ जाते हैं और इस तरह से एक गुट दूसरे गुट के समर्थन में आ जाता है और ये युद्ध जंगल की आग की तरफ फैल जाता है। तो चलिए, अगर आपको इसके बाद का कहानी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर वीडियो अपलोडेड होगा तो आपको लिंक जरूर मिलेगा। अगर नहीं अपलोडेड है, मतलब अपलोड होने के तुरंत बाद ही वीडियो को देखना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगला वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए।